हेलो एस्पिरेंट स्टूडेंट। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये चैप्टर है हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस। ये हम चैप्टर 1 से लेकर के पूरा चैप्टर तक जाएंगे। इसमें आपको देखना है, जो बिगनर है आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब इसे पढ़ लेंगे तब जाके आपको न्यूज़पेपर समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दूसरी बात, आप आपको पता है कि इस बार अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम 2024 का पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, उसमें बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक फील्ड से। करेंट अफेयर्स बहुत कम पूछे गए थे। तो इसके लिए आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। इसी से आपके आधा से ज़्यादा पोर्शन ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको अभी स्टार्ट कर देना है न्यूज़पेपर, धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है। कुछ कुछ पोर्शन आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप जस्ट रीड करिए और इसे एक दो बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जो जिनका सेकंड अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है वो इसे देख के अपना रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो भूल चुके होंगे बेसिक्स। आपको सब एस्पिरेंट स्टूडेंट टीचर्स टॉपर्स सब बताएंगे कि आपको पहले एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, क्या यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है और क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये सेशन। तो आज की टॉपिक है सोशल साइंस। क्लास 6 में बहुत सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी और भी हैं, संस्कृत। बट हमें क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस से रिलेटेड। जैसे सोशल साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है जो आपको पॉलिटिकल साइंस में काम आता है। फिर इसमें आप जब पढ़िएगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक, तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज हो जाएगी। फिर आपको स्टैंडर्ड बुक, आप इससे 60% कंप्लीट कर लेंगे, स्टैंडर्ड बुक से 30%, करंट अफेयर से आपका 10%। तो आपका मिला करके 100% अपनी तरफ से आप तैयार कर लेंगे। वैसे तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए सिर्फ 50% चाहिए, बट हमारा कॉन्फिडेंट लाने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं और आप एक दो बार में समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस पॉइंट को ही बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इज सोशल साइंस। हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं पहले ये समझना है। तो सोशल साइंस, ये जो आपको फिगर दिख रही है अपने सामने, इसमें आप देख लेंगे ABCDE। इसमें आपको 5 दिख रहे हैं थीम। तो पूरा जो 6 चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो इन 6 थीमों पे है। पहला जो चैप्टर होगा उसमें होगा थीम नंबर 1, इंडिया एंड वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। तो चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे लैंड फॉर्म एंड लाइफ, ओशियन एंड कंटिनेंट, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। मेन है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। आप अर्थ पे कहाँ पे कौन सा प्लेस को लोकेट करेंगे। जैसे अगर आप मुंबई को इंडिया को प्लेस कर रहे हैं तो वो कहाँ, इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के नीचे है, ये सबको आपको मैप के थ्रू बताना है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्यों, हम क्यों पढ़ते हैं उनके बारे में। फिर थीम सी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियाज़ कल्चर रूट कहाँ से आया है। फिर जो इतनी डाइवर्सिटी है उसे हम समझेंगे कि हम अपने हेरिटेज को क्यों रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों हम हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर डी में पढ़ेंगे गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ये आपका 4 चैप्टर में समझ लीजिए आएगा। वहाँ पे आपको गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। फिर आप थीम सी में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी में बता दूं मैं, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया में पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। फिर फैमिली एंड कम्युनिटी गवर्नेंस, मैं अभी जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ेंगे। फिर थीम्स ई में है आपका इकोनॉमी, लाइफ अराउंड अस। आप कुछ भी जो करते हैं, इकोनॉमी आपकी मेन है कंट्री को रन करने के लिए। जिसकी जितनी पावरफुल इकोनॉमी है वो कंट्री उतना पावरफुल है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर, या ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्लास 6 में। ये पूरा अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको नोट्स में सिर्फ ये इंक्लूड करेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा क्या है। ये एज अ ब्रीफ है कि आपको आगे ये सब पढ़ने हैं। मेनली 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में ये टॉपिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे बोला है कि ये जो लेक है वो कहाँ से आया है, तो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि कहाँ से लेक आए हैं, ये सब यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है।
बट मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। आपको चाहिए तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। बट ये यूपीएससी के लिए अभी मैंने आपको बता दिया है कि किस चैप्टर में क्या है। तो ये सब अभी हम बता दिए, जैसे इंडिया एंड द पीपल, लैंड एंड पीपल, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक ज्योग्राफी वर्ल्ड अराउंड अस हमारे पास है। मेन फीचर है आवर प्लानट का कि वर्ल्ड और हमसे मिलके बना है आवर अर्थ। फिर ज्योग्राफिकल फीचर है माउंटेन, रिवर्स। फिर टेपेस्ट्री का होता है पेंटिंग, समझ लीजिए आप। पेंटिंग इज सीन अराउंड अस। हम क्यों पढ़ते हैं? पास्ट को जानने के लिए, ताकि हम पास्ट को जान पाएंगे तो प्रेजेंट को जान पाएंगे अच्छे से। फिर आवर कल्चर एंड हेरिटेज, हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, कि कैसे कहाँ पे कैसा कंट्री में, मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो कैसी है, कैसा इसका सिस्टम है, कैसे सब सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, स्टेबल है कि नहीं है कंट्री। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब तो है ही। बट इसके अलावा जो चीज़ होती है, जैसे लाइवलीहुड हो गई, एजुकेशन हो गई यंगर के लिए, तो ये आपकी आती है कंट्री कितना स्ट्रांग है, हार्मिनस है। अगर वहाँ की इकोनॉमी गिर जाएगी तो कंट्री वो फॉल में चली जाएंगी। जैसे कूप हो जाना, म्यांमार में कूप हो गया, फिर हर जगह साउथ अफ्रीका में कूप हो गए कितने सारे। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है वहाँ पे। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज का पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। अगर आप कहाँ पे हैं इंडिया में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो आप कैसे इंडिया को प्लेस करिएगा, कैसे हम पूरे वर्ल्ड को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे है पूरे वर्ल्ड को लेके, पूरे अर्थ को लेके कि कहाँ पे क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, सब कहाँ पे है, हम कैसे लोकेट करते हैं उन्हें, कैसे मैप में दर्शाते हैं, तो ये पढ़ना है। आर्यभट्ट कहते हैं द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड स्फेरिकल। इट इज सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। ये पूरा जो अर्थ है ये बना है वाटर से, अर्थ से, फायर से, एयर से। ये स्फेरिकल भी है और इसके क्रिएचर्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक के होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब हो गया ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, एक्वाटिक हो गया जो पानी में रहते हैं, कोई भी क्रिएचर हो गया, एनिमल, इंसेक्ट्स। फिर ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के लिए है। फिर यहाँ है, आप इमेजिन कीजिए कि आप सिटी में हैं, तो कहाँ, कैसे किसी के एड्रेस पे पहुँचिएगा आप, कैसे किसी के एड्रेस पे आप पहुँचिएगा। 1 मिनट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप, अगर आप सिटी में हैं तो कैसे किसी फ्रेंड के घर जाइएगा। तो यहाँ पे वही मैप के थ्रू बताया गया कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे हैं 8 नंबर पे, आपको हॉस्पिटल आना है 1 नंबर पे, तो आप किस रोड से आएंगे। अगर आपको अपार्टमेंट में 2 नंबर में जाना है तो कैसे जाइएगा, 3 नंबर। नगर पंचायत में जाना है तो कहाँ, किस रूट से जाइएगा। फिर 4 में बैंक में आपको कैसे जाना है, 5 नंबर म्यूजियम में कैसे जाना है, मार्केट में कैसे जाना है, स्कूल में कैसे जाना है। तो आप रेलवे स्टेशन से कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे, वो सब यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन में आपको जाना है। तो यही सब हम पढ़ेंगे कि हम किसी फ्रेंड के घर, किसी शहर में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कैसे पहुँचेंगे। ये चैप्टर का मोटिव यही है। फिर है आ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। मैप में कंपोनेंट्स है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। 3 तरह के मैप होते हैं। पहला है फिजिकल। फिजिकल मतलब होता है कि ओशियन, रिवर, माउंटेन, तो ये फिजिकल मैप में आते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल मैप है, जिसमें कंट्री की बाउंड्री, स्टेट, सिटीज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे स्टेट, यूनियन टेरिटरी और भी कैपिटल्स। तो ये सब आ गया पॉलिटिकल मैप में। थीमेटिक मैप में होता है आपका, सिर्फ आपको कोई थीम के बारे में बताया जाएगा, जैसे यहाँ पे लेक्स है, यहाँ पे कुछ मतलब पार्टिकुलर थीम के बारे में, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे कोल इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे कॉपर इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे लेक्स है, यहाँ पे माउंटेन्स है, ऐसा पार्टिकुलर थीम। तो और कैसे हम बताते हैं मैप में, ये तो 3 तरह के मैप हो गए कि ये होते हैं। बट हम कैसे दर्शाते हैं, या तो डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल,
मैप में हमें डिस्टेंस मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, सिंबल मिलेगा। डिस्टेंस देखिए कैसे मिलता है। डिस्टेंस स्केल के थ्रू होता है, 1 सेंटीमीटर 5 मीटर, इस तरह से। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ होती है। हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे ऐसे हो रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी से लेकर के एंडिंग तक आपको ये काम आने वाली है। सी सेट में भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है, समझना है। फिर डायरेक्शन हो गया आपका, कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल पॉइंट, जैसे एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट साउथ वेस्ट, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये आप जब क्लॉकवाइज जाइएगा तो उसको बोलते हैं कार्डिनल, और कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं। तो अब ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पास। फिर आ गया सिंबल। क्या है सिंबल? मतलब देखिए यहाँ पे है रेलवे का सिंबल, ये सब सिंबल्स हैं। रेलवे लाइन का कैसे ब्रॉड गेज जैसे बनते हैं, अगर एक लाइन है और कटा कटा है तो इसको मीट मीटर गॉज बोलेंगे। रेलवे स्टेशन, RS। फिर रोड, मेटल्ड अनमेटल्ड, अगर मेटल है तो डार्क डबल लाइन है, अगर अनमेटल्ड है जिसमें मेटल नहीं है तो शॉर्ट शॉर्ट लाइन है। वो हमें मैप में ही दिखेंगे, ये सब मैप में आपको दिखेंगे। तो आपको समझना है इस साइन का मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। जैसे आपको टेम्पल का साइन पता ही होगा। फिर PO का मतलब पोस्ट ऑफिस होता है, PTO मतलब होता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PS मतलब होता है पुलिस स्टेशन, ये तो आपको पता ही होगा। फिर ये सेटलमेंट का है, फिर ग्रेवयार्ड का है। फिर अगर ट्रीज़ है और ग्रासेस हैं तो उसका सिंबल आपको पता ही है। फिर हम आते हैं मैपिंग द अर्थ, अर्थ को मैप कैसे करना है। फिर मैपिंग जो है वो क्या है, नॉट अ फ्लैट, जो हमारा अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो स्लाइटली स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, वो स्लाइटली स्फीयर है। तो हमें उसे ग्लोब पे दिखाना है। तो जो ग्लोब होता है वो क्या है, स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। एक ग्लोब होता है जिस पे हम मैप को ड्रॉ करते हैं। आपने ग्लोब देखा ही होगा। ये देखिए दो बच्चे हैं, ये ग्लोब लेके खड़े हैं और वो देख रहे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, हमारा इंडिया कहाँ पे है। आपको इंडिया दिख रहा होगा, आपके फ्रंट में ही इंडिया दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है। तो इसको हम समझते कैसे, ग्लोब के थ्रू। स्टार्टिंग में आपने स्कूल में देखा होगा और अभी आपको वो सब ध्यान में लाना है और ऐसे करने के आपके सामने ग्लोब रखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स को समझना है। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंस होता है यहाँ से, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आते हैं लैटीट्यूड के बारे में। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है ये प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहाँ पे आपको मिलना है, ठीक है। और आप यहाँ पे आते हैं लैटीट्यूड में, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटीट्यूड मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पैरालेल टू द इक्वेटर, जो ईस्ट से वेस्ट है और पैरालेल है इक्वेटर की, तो उससे बोलते हैं पैरालेल ऑफ लैटीट्यूड या लैटीट्यूड। इससे आप डिग्री में नापते हैं, 0 से 90 डिग्री तक जाती है। सबसे बड़ी होती है 0, फिर 90 डिग्री पॉइंट में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे 90 डिग्री का होता है। फिर आप आते हैं लैटीट्यूड एंड क्लाइमेट कनेक्शन। जब लैटीट्यूड 0 है, इक्वेटर पे है, तो आपकी क्लाइमेट क्या होती है, जनरली हॉट होती है, इसे हम टोरिड भी बोलते हैं। फिर इक्वेटर से जब आप ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, तो थोड़ी सी आपको मतलब टेम्परेचर जो मॉडरेट मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेट। फिर नॉर्थ और साउथ पोल पे जब हम पहुँचते हैं तो हमें बहुत ठंडा लगता है, कोल्डेस्ट रहता है, कोल्डर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिड। हम जम चुके हैं फ्रीज की तरह। तो 3 तरह की मेन समझ लीजिए, इक्वेटर पे टॉरिड, बीच में टेम्परेट, एकदम ऊपर में फ्रीज, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल में। इस समय बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान से समझें, देखें। आपको अभी लगेगा कि मुझे सब आता है, फिर बाद में आप कन्फ्यूज होइएगा, तो ध्यान से सुनिए, समझिए। ये देखिए मैप है, मैप है, जो ग्रीन लाइन आती है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, इसे लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। और ये जो ब्लैक लाइन से किया हुआ है उसको इक्वेटर के थ्रू, उसे ईस्ट लॉन्गिट्यूड वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लैक लाइन है उसे हम लैटीट्यूड बोलते हैं,
और वो जो ग्रीन लाइन है उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो नॉर्थ है तो वो नॉर्थ की लैटिट्यूड को पैरालेल, जो इक्वेटर के पैरालेल में है, जो नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक आया है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो पोल से साउथ पोल तक जाएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, आप ध्यान रखिएगा। लॉन्गिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन है। सब छोटी लाइन होती है ये। लैटिट्यूड लॉन्गेस्ट लाइन होती है और ये शॉर्टेस्ट लाइन होती है। इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया। ये एशिया से ही पास होती है। मेडिटेरियन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर, तो उसको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो एक नॉर्थ से साउथ तक आ रहा है उसको सिंपल में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड। अगर आप स्लोली रोटेट करते हैं ईस्टवर्ड में तो आपको कहीं मॉर्निंग दिखेगा, कहीं मिड डे दिखेगा, कहीं नाइट दिखेगा। ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होता है। फिर आपको आते हैं प्राइम मेरिडियन। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन को भी बोल सकते हैं, जो 1884 में मिला था। कुछ नेशन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन कहेंगे, जो कि लंदन की इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर के नाम पे पड़ा था। फिर आते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से डिस्टेंस मेजर करता है। लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट अगर हमें जानना है। लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड वन पोल। लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। तो ये डिस्टेंस दोनों ही मेजर करते हैं, बट अगर आप पोल की तरफ जा रहे हो तो लैटिट्यूड, अगर आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट वर्ड जा रहे हो तो आपको लॉन्गिट्यूड होगा। इसमें कंफ्यूज होने की चांसेस है, इसलिए आप धीरे से ध्यान से सुनिएगा। फिर आपका जीरो से स्टार्ट होके लॉन्ग प्राइम मेरिडियन 180 तक जाती है। और फिर इसमें अभी कुछ पढ़ना नहीं है इसमें इतना। हाँ, यहाँ देखिए, ये जो मैप है, पहला जो मैप है आपका, ये है ग्रीनविच लाइन को दिखा रहा है, जो ग्रीनविच शहर के यूरोप से होते हुए अफ्रीका को नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ येलो लाइन। इक्वेटर आपको दिख रहा है, इक्वेटर को वो कट कर रहा है। फिर सेकेंड मैप में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, पूरे ग्लोब को दो भागों में बांट रहे हैं। एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, एक ईस्टर्न होता है। फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, जो अपर हो गया वो नॉर्थ हो गया, जो लोअर हो गया वो साउथ हो गया। इस तरह से हम इसे डिवाइड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर ये है आपका ग्रीनविच मेरिडियन, जो है वो पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है। उसके पहले मध्य रेखा था जो कि उज्जैन से होके गुजरता था। ये बहुत पहले की बात है। जो बरामीर थे वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वो उज्जैन से गुजरने वाली मध्य रेखा का यूज़ करते थे फॉर प्राइम मेरिडियन के लिए। फिर आप देखिए यहाँ पे, आप, हाँ, ये है उज्जैन मध्य रेखा, जो पहले हमारे ब्राह्मीर ने किया था, एस्ट्रोनॉमर ने किया था। फिर ये देखिए मैप है इंडिया का, इसमें आपको पढ़ सकते हैं आप पॉज करके वीडियो, वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस कम है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, इतना मैथ कैलकुलेट नहीं करना रहेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे बोला गया है कि आपको हमारा जो प्लेनेट है वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो एक दिन कैसे होता है, 24 आवर का होता है, और कितना पृथ्वी घूम जाती है, 360 घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूमती है। इस हिसाब से आपको देखना है कि अगर कहीं 12 बज रहे ग्रीनविच टाइम पे, अगर हम ईस्ट की तरफ काउंट करेंगे तो 1 घंटा उसमें ऐड ऑन करना है, अगर हम वेस्ट की तरफ काउंट करेंगे तो 1 घंटा माइनस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री 1 आवर। फिर आगे चलते हैं हम,
और मेनली देखा जाए तो ग्रीनविच से इंडिया की दूरी 5 आवर 30 मिनट्स है। और ये जानना आपको थोड़ा ज़रूरी है कि ग्रीनविच से इंडिया की डिस्टेंस लगभग 5 आवर 30 मिनट्स है। फिर आते हैं हम टाइम जोन के ऊपर। टाइम जोन मतलब ये होता है कि सब अलग अलग टाइम जोन पे होते हैं। जैसे आसाम में दिन पहले होती है, गुजरात में दिन थोड़ा लेट होता है। यहाँ पे 2 घंटे का फ़र्क होता है, ये आप आगे जाके पढ़िएगा। फिर ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा मैप है जो आपको सब कुछ बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर आपको जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। फिर आईडीएल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बनता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जीएमटी बनता है। इसमें मेनली आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में ही बताया गया है। इसको मैंने अच्छे से मैप में कर दिया, आप इसे ध्यान से देख के नोटिस करिएगा। और जो आपका ग्रीनविच मेन टाइम है वो स्ट्रेट लाइन में लगभग आती है, और जो आपका आइडियल है वो जिगजैग रूप में आती है। क्यों, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिक बुक है। तो इसमें देखिए बोला गया कि जो यूएसए है उसका 6 टाइम जोन है और रसिया का 11 टाइम जोन है। इसका मतलब क्या है कि यूएसए जो है वो फैला हुआ है, रशिया भी बहुत बड़ा कंट्री है। तो वहाँ अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक आते हैं तो आपको बहुत लंबी डिस्टेंस फॉलो करनी पड़ती है। तो इसलिए वहाँ का टाइम जोन है वो 10 टाइम जोन रखा गया है। और यूएसए का भी वही हाल है कि वो बहुत थोड़ा लंबा कंट्री है, तो वहाँ पे उसके 6 टाइम जोन है। कहीं पे मॉर्निंग होता है, कहीं पे नाइट होता है। तो जिस कंट्री का एरिया बहुत लंबा है, चौड़ा है, तो उसके लिए उसकी टाइम जोन अलग अलग होती है। आप जाके बाद में पढ़ेंगे कि इंडिया के भी टाइम जोन पे बात हो रही थी कि यहाँ पे 2 टाइम जोन होना चाहिए, बट क्यों नहीं है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये हो गया आपका। और इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने बताया आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो जिगजैग फॉर्म में है। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ईस्टवर्ड तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 डे। अगर आप मंडे में ट्रैवल कर रहे हैं ईस्टवर्ड, जैसे आप यहाँ पे देखिए आप ईस्टवर्ड आ रहे हैं तो आपको 1 डे माइनस करना होगा। जैसे मंडे है तो आपके लिए सैटरडे हो जाएगा। फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वेस्टवर्ड तो आपको 1 डे जोड़ लेना होगा, जैसे संडे टू मंडे आपको मंडे काउंट करना होगा। तो बस बिफोर वी मूव, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, ओशियन एंड कंटिनेंट। द ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 of the terrestrial globe. It's breathed in pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feel life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with the ocean, so to speak, and who know if it will not end with it. जूल वर्निस, इन्होंने ये कोट दिया है कि सब कुछ ओशियन और कंटिनेंट से बना हुआ है। मेन ओशियन से ही हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर ओशियन एंड कंटिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप आगे पढ़ते चले जाइए। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम जब मून से अर्थ को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है। मून से जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू दिखता है। तो ब्लू मतलब वाटर। लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। फिर एक ब्राउन पार्ट भी दिखता है, हम जब मैप में देखते हैं तो ब्राउन भी दिखता है। तो ब्राउन क्या है, ये कलर है लैंड का। 1/4 ऑफ ग्लोब जो है उसमें लैंड है और बाकी आपका वाटर है। देन 1/4 लैंड है, 3/4 वाटर है। फिर a large body of land is called landmass. Large continuous expanse of land is called continent. मतलब लार्ज बॉडी हो गया तो लैंड मास, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो कंटिनेंट। फिर बोथ ओशियन एंड कंटिनेंट वाइटल रोल शेपिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। जो क्लाइमेट है अर्थ का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ओशियन का और कंटिनेंट का। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट एनिमल
एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ टू। मतलब हम ह्यूमन लाइफ, एनिमल, प्लांट, तीनों की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है ओशियन और कंटिनेंट। फिर ये है कि आप जो नेवी में, ये आपने एक फिगर देखा होगा नेवी में, तो इस एम्ब्लेम of Indian Navy contain the motto Sam no Varuna, pronounced Sham no Varuna, which mean be auspicious to us, O Varun. This is an invocation to Varun, a Vedic deity associated with the ocean, the sky, water in general. मतलब हमें फ्यूचर में वाटर पे कंक्योर कर सके, जीत हासिल कर सके, इसलिए ये वैदिक डाइटी का, वैदिक भगवान का नाम है। डाइटी मतलब भगवान। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। ये आपको फिगर दिख रहा है, ब्राउन वाटर है, ब्राउन आपका है अर्थ, और जो ब्लू है वो है वाटर। अर्थ मतलब कंटिनेंट। फिर आपको यहाँ पे मिलता है कि जो ब्लू एरिया है वो ओशियन है, और जो छोटे छोटे एरियाज आपको दिख रहे हैं वाटर के, तो वो हो गए सी, बे या गल्फ। बहुत बड़ा ओशन उसे छोटे छोटे सी, बे, गल्फ कहते हैं। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनका और मतलब क्या है। लेट एक्सप्लोर। चाहे आप इनका क्वेश्चन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगी कि आपको सही है कि गलत है। ये आप कर पाएंगे, ये पहले चैप्टर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओशियन लाइफ और कंटिनेंट लाइफ। ये सब ओशियन लाइफ है। कोरल रीफ, अ स्टार फिश ऑन सी एनिमोन, ओशियन लाइफ, शार्क, डॉल्फिन, स्पर्म व्हेल, मदर एंड बेबी। तो ये सब आपको साइंस में भी हेल्प करेगा। इससे क्लास की एनसीईआरटी ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि आपका इससे बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये है आपका फिगर। ये पेंगुइन जो है ये आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गया। फिर हम पढ़ते हैं आपका द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। जो ओशियन है वो बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करता है, बट ये बहुत सॉल्टी होता है और हम इसे पी नहीं सकते हैं। जैसे कि हम जो कंटिनेंट पे है, ह्यूमन हो गए, ये पानी को नहीं पी सकते। बट जहाँ पे फ्रेश वाटर कम है, वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, जैसे ग्लेशियर में, लेक में, रिवर में, ये सब पीने लायक पानी होता है, इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। और जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, ओशियन वाटर सॉल्टी होता है। फिर ओशियन है आपका, ओशियन के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। मरीन क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है। मरीन हो गया रिलेटेड टू फाउंड टू द ओशियन एंड सी, सी से और ओशियन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो मरीन हो गया। फ्लोरा हो गया प्लांट, ये सब। और फौना हो गया आपका एनिमल्स। तो ये है ओशियन। ओशियन में हम देखते हैं कि 5 ओशियन मेनली हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन। फिर हम इसे हम ऐसे मैप में डिवाइड करते हैं, बट रियली में इसे नेचुरली डिवाइड नहीं किया जा सकता है। नेचुरल वर्ल्ड नॉट फ्लो सच बाउंड्रीज। नेचुरल वर्ल्ड में बाउंड्रीज नहीं है, हम मैप में इसे डिफरेंट नेम देते हैं। फिर सी वाटर फॉर एग्जांपल फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशन। एक ओशन से दूसरी ओशन में भी वाटर फ्लो होता है। मेनी प्लांट एनिमल स्पीसीज कैन फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशन। बहुत जो ये ओशंस हैं मल्टीपल 5, उसमें बहुत सारे, बहुत वैरायटी के स्पीसीज होते हैं, प्लांट के, एनिमल के, मतलब बहुत तरह के स्पीसीज होते हैं। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड टीनी प्लांट। फ्लोरा मतलब छोटे प्लांट हो गए, एल्गी हो गया, इसे हम बोलते हैं सीवीड हो गया, इसे हम फ्लोरा बोलते हैं। फौना मतलब कंजिस्ट ऑफ थाउजेंड स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन, व्हेल्स, काउंटलेस mysterious deep sea creature, each part of ocean from sunlit sunlit surface to the dark depth। मतलब ओशियन के सरफेस से लेके नीचे डार्क तक, जहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचता है, वहाँ तक हमें बहुत सारे फ्लोरा फोना मिलता है देखने को। फिर ये है आपका अटलांटिक ओशन ऊपर में, साउदर्न ओशन नीचे में। फिर ये ब्राउन है आपका कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया। और ब्लू है आपका पैसिफिक ओशियन,
वेस्ट से पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। फिर और ऊपर है आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे 5 हो गए और कंटिनेंट आपके 7 होते हैं। इसमें 6 बताए हुए हैं लेकिन ये 7 है। यहाँ यूरेशिया को एशिया भी बोलते हैं। तो अब आगे देखिए यहाँ पे क्या आपको बताना है कि पैसिफिक ओशियन कहाँ है, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ पे है, ये आप बताइएगा, ये ज़रूरी नहीं है। फिर पैसिफिक ओशियन जो है लार्जेस्ट है सबसे, अटलांटिक ओशियन उसके बाद है, इंडियन ओशियन 3rd नंबर पे है, साउथ ओशियन 4th पे है और आर्कटिक ओशियन सबसे स्मॉल है। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल पे है। आप ध्यान से मैप को ऑब्जर्व करिएगा। हो सके तो वीडियो को आप नोट्स बनाते चले जाएं ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, बट 1-2 बार में आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। डोंट मिस आउट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैप ओशन का हम बनाते हैं उसमें हमें इंडियन ओशन को लिमिट कर देते हैं। एशिया के साइड में नॉर्थ, नॉर्थ में एशिया लिमिट कर देता है इंडियन ओशन को, वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में साउदर्न ओशियन। ये आपका इंडियन ओशियन की बाउंड्रीज हो गई। ऑन द अदर साइड इंडिया 2 पार्ट्स, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशियन को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए नीचे फिगर में इंडिया हो गया, अरेबियन सी लक्षद्वीप के ऊपर है, अंडमान निकोबार के ऊपर है बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी। फिर है ओशियन एंड डिजास्टर। ओशियन और डिजास्टर का रिलेशन बताया गया है। ये है जो हम वाइट शेप में देखते हैं ग्लोब पे, मैप पे। तो वाइट शेप क्या है, वो है क्लाउड। क्लाउड का काम क्या है, जो हैवी क्लाउड है वो रेन लेके आते हैं कंटिनेंट पे। जैसे इंडिया में जो मॉनसून रेन होता है वो ओशन की वजह से होता है। विदाउट सच रेन आवर एग्रीकल्चर ऑल लाइफ वेल सफ़र। बिना रेन के हमारा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। सभी जीव जो जिंदा है, प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज, वे सफ़र करते हैं, मतलब कष्ट उठाते हैं। बट ओशियन ऑफ्टेन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म। बट जो ओशियन है वो स्टॉर्म को भी लाता है। जैसे बहुत भयानक इवेंट हो गए, वायलेंट एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड लाइक साइक्लोन, वाइड स्प्रेड डैमेज कोस्टल रीजन। अगर नॉर्मल रेन है तो अच्छी बात है, बट अगर साइक्लोन के साथ रेन लेके आ रहा ओशियन तो डिजास्टर होता है। जैसे एग्जांपल सुनामी। सुनामी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है जो कि ओरिजिनेट होता है ओशियन में बिकॉज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू। जब सुनामी बहुत हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल करके कोस्ट एरिया तक आता है तो भी बहुत भयानक डैमेज करता है कोस्टल एरिया पे। फॉर एग्जांपल 2004 में दिसंबर 26 को इंडिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट बना था जो 2005 में। ये सब आप आगे जाके एडवांस बुक में पढ़िएगा, बट यहाँ से आपकी, मैं बोली ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये आपको हेल्प होगा, आप फटाफट एडवांस बुक को पढ़ पाएंगे। तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो पेपर 3 है उसमें आपको हेल्प होगा। तो जब दिसंबर 2004 में सुनामी आया उसमें 13 कंट्री इंडियन ओशन के साथ अफेक्ट हुई, इंडोनेशिया से शुरू होके इंडिया तक, अफ्रीका तक। फिर इसमें 2 लाख से ज़्यादा पीपल ने अपनी लाइफ गंवा दी। इन इंडिया अंडमान निकोबार ऑल्सो subsected Iceland further below and coastal of Tamil Nadu, Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life। जो दिसंबर 2024 में 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी वो तमिलनाडु, केरला में बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था। बट इसमें बहुत ज़्यादा जो हेल्प हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड होने से बच गई, उसका एक ही था कि इसका हमें पता पहले चल गया था अर्ली वार्निंग सिस्टम से। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम के थ्रू काम करता है। उन्होंने बता दिया कि सुनामी आने वाला है, तो जो डैमेज था वो थोड़ा सा कम हुआ और इसके बाद ही डिजास्टर मैनेजमेंट की फॉर्म हुई। फिर कंटिनेंट पे हम आते हैं। कंटिनेंट हमारे साथ हैं बड़े बड़े। वैसे आप किसी भी तरह से, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को हम 2 करते हैं, देखने जाएँ तो ये एक ही लगते हैं।
यूरोप, एशिया दो हैं, लेकिन पहले के लोग इसे यूरेशिया कहते थे। तो आप इसे पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले 4 कंटिनेंट, फिर 5, 6, 7। जो 7 कंटिनेंट्स है ये एक्सेप्टेड है वाइडली। इन practice the last list of 7 continent in the one most widely adopted and used। जो लास्ट 7 कंटिनेंट है ये अभी बहुत प्रचलन में है, हम इसी को मान के चलते हैं। फिर डोंट मिस आउट, ये जो आपने ओलंपिक में 5 रिंग देखे हैं, ये 5 कंट्री को दर्शाता है। कंटिनेंट जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये 5 कंटिनेंट को दर्शाता है। फिर आपने ये डायग्राम देख लिया, अब इसमें आपको फिगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाना, जो कि आपको मेंस में बनाना पड़ता है फिगर। ये बुक आपको प्री में भी हेल्प करेगी और मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में बहुत हेल्प करेगी। फिर ये है आपका आइसलैंड। अभी हमने ओशियन पढ़ा, फिर कंटिनेंट पढ़ा, फिर आइसलैंड क्या है। आइसलैंड ये है कि वे चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, स्मॉल लैंड। कंटिनेंट भी घिरा रहता है, बट वो बड़े पार्ट हो गए, जो छोटे पार्ट होते हैं लैंड के, और वो चारों तरफ से ओशियन से घिरे हैं, सी से घिरे हैं, तो उसे हम आइसलैंड कहते हैं। जैसे ये इंडिया का आइसलैंड हो गया अंडमान निकोबार, और इधर हो गया आपका वेस्ट में हो गया आपका लक्षद्वीप। वो बहुत सारे आइसलैंड से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्रीनलैंड है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड, जिस जिसके लिए हमें इंडिया के 10 बड़े स्टेट को जोड़ के बना सकते हैं। फिर इंडिया के पास 130 स्मॉल आइसलैंड है, 1300 1300 स्मॉल आइसलैंड है, अंडमान निकोबार मिला के, लक्षद्वीप मिला के। फिर अंटार्कटिका प्रोग्राम, यह 1981 में हुआ था, जो हम अंटार्कटिका प्रोग्राम में गए थे, मतलब अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने के लिए। पहला हमारा साइंटिफिक बेस बना था, वो है दक्षिण गंगोत्री के नाम से, और अभी 2 और बन चुके हैं, ये आप बाद में पढ़िएगा। फिर ये है ओशियन एंड लाइफ। तो ओशियन की लाइफ, ओशियन में लाइफ, ओशियन एंड कंटिनेंट आर वाइटल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट। अगर हम नोटिस करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी हमारी लाइफ में बहुत प्रभाव डालते हैं। We have mentioned that ocean send rain to the continent. This is part of Earth water cycle, which you will further study in science. Without ocean, मतलब वाटर साइकिल में ओशियन का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर बिना ओशियन के रेनफॉल नहीं होगा, और अर्थ जो है वो डेजर्ट में बदल जाएगी। फिर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशियन फ्लोरा। जो ओशियन फ्लोरा होते हैं, जो समुंदर में पौधे पाए जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, प्लांट पौधे, वो लोग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। इसने कहते हैं प्लैनेट लंग्स। द ओशियन therefore play a crucial role in regulating the climate and sustain life on the earth। तो ओशियन का जब आपको इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो आप यहाँ से मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। फिर ओशियन हैव डीपली इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वेज। ये आपका GS1 पेपर में है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी के पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप उठा के लिख सकते हैं, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, टू दी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ओशियन का बेनिफिट क्या है। तो इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वे, फ्रॉम अर्ली टाइम पीपल हैव यूज्ड ओशियन सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन। मतलब रेन के अलावा इनका ये काम था कि हम ओशियन के थ्रू माइग्रेट करते थे, फूड का माइग्रेशन होता था, एक दूसरे से ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, मिलिट्री कैंपेन होता था, और सोर्स ऑफ फूड भी था फिशिंग, जिससे हमें खाना मिलता था। फिर ओशियन हैव ऑल्सो नरिश द कल्चरल ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, जो कंट्रीज़, जापान हो गई, वो पूरी तरह से ओशियन पर डिपेंडेंट रहती है, वो कल्चर को भी डिफाइन करती है ओशियन। Almost all of them have tale and legend about the sea, she god, goddess, sea monster, and treasure from sea, the ocean, danger, but also their blessing। ये डेंजर भी है और आशीर्वाद भी है।
यहाँ पे बताया गया कि यूनाइटेड नेशन जो है 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। इससे हमें ओशियन को कैसे फ्रेश रखा जाए, क्लीन रखा जाए, हेल्दी रखा जाए। बिकॉज हम बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम, जो हमारे ओशियन को गंदा कर रहा है। इसलिए हम 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को और ओशियन को क्लीन रख पाए। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशियन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ह्यूमैनिटी। बिफोर वी मूव ऑन, अब ये लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको ये बताया गया है कि अर्थ सरफेस जो है वास्ट वाटर बॉडी, वर्थ अर्थ सरफेस जो आपको बहुत बड़ी पानी की बॉडी मिलती है वो है ओशियन। लार्ज लैंड मास जो है पृथ्वी का टुकड़ा, उसे बोलते हैं कंटिनेंट। ओशियन इंटरकनेक्टेड है, कंटिनेंट कनेक्टेड भी है, नहीं भी कनेक्टेड है, और उसे हम काउंट कर सकते हैं। फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है हैज़ मोर लैंड देन साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर ग्रेटर देन साउथ हेमिस्फीयर, जो लैंड है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, साउथ में कम है। साउथ में सी ज़्यादा है। Oceans support all kind of marine life and play a crucial role in world climate. They are now seriously affected by human activities and need our collective protection. तो ओशियन को अच्छे से, ओशियन जो सपोर्ट करती है लाइफ को, उसे प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। ये क्वेश्चन से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। बाकी अब ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना ही तक ही इम्पोर्टेंस था। तो हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।